अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ऐसे करके हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है और छोटा छोटा करके हमारे एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दे रखा है। कथन में कह रहा है कि स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व हीमोसाइनिन आवश्यक है। तो ये बात तो हीमोग्लोबिन तक तो समझ में आ रही है, लेकिन हीमोसाइनिन इसको एक बार डाउट में रखते हैं। ठीक, अब आता है कारण में कि श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक है। तो श्वसीय से समझ में आ रहा है कि कुछ भी श्वसन से ही संबंधित होगा। तो ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक है, तो ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन ये हीमोसाइनिन इसमें आवश्यक नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इस वजह से कथन गलत होता है और कारण सही। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक है, लेकिन हीमोसाइनिन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में बोला है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? क्या वह कम हो जाती है, तेज हो जाती है, या परिवर्तित नहीं होती, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो श्वास की गति और तेज हो जाती है। जैसे आदमी जब रनिंग करता है तो एक टाइम बाद वह हाँफने लगता है, क्योंकि उसके कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है। तो उसको पूरा करने के लिए वह थोड़ी देर आराम करता है, ताकि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का अच्छी तरीके से संचार हो। फिर वह अच्छा महसूस करके फिर अपना काम कंटिन्यू करता है। तो इसमें क्या है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वास की जो गति है वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तेज हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पे देखिए, मनुष्य लगातार कार्य करता है, दौड़ता है, ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती, जिससे वह हाँफने लगता है और थकावट महसूस करता है। आराम करने के बाद पुनः स्वस्थ महसूस करता है। ठीक है, अब आते हैं 140 क्वेश्चन पे। इस श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो श्वसन में ऊर्जा किस फॉर्म में उत्पादित होती है? क्या एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, या एनएडीपी के रूप में, या CO2 के रूप में? तो इसका राइट आंसर है एटीपी के रूप में। ठीक है, अब आते हैं, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब आदमी खाना खाता है तो फिर उसके बाद उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के लिए ही तो भोजन करता है। तो उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब खाना जैसे सजीव कोश जब सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस वाली क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। ठीक, इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी जैविक क्रियाओं में करता है। ठीक, तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। फिर जिस हिसाब से वो वर्क करता है उसी हिसाब से उसको ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं 141 पे। तो श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है? हिंदी काफी मुश्किल है, तो जिसको भी ना समझ में आए वो इंग्लिश वाले में देख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखा का N2, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया जो है, श्वसन प्रक्रिया विधि में नाइट्रोजन गैस की सांद्रता प्रशोषित 79% तथा उच्छ्वसित में 79 वायु में अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, इसको N2 पढ़ना गलत होगा, नाइट्रोजन है ये। जो श्वसन में अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्छ्वास के दौरान बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है, ठीक है। जब शरीर से बाहर CO2 निकलता है तो वह 4%, और ऐसे नॉर्मल वातावरण में देखेंगे तो 0.03% होती है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटक के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है, कितनी है? 0, 1, 6 या 4। तो ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या 0। हम इसको देखते हैं। तो ग्लाइकोसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? ये तो वनडे एग्जाम में भी पूछता है, यूपीपीसीएस देखिए 2021 में पूछा है। क्या वो ट्रैकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स है, या पल्मोनरी सिनाए है, या एल्वियोलाई है? तो ऑप्शन डी है, ठीक है। देखते हैं, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वियोलाई या वायु कोशिका है। वायु कोशिका में श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाए। श्वसन तंत्र की अगर कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई पूछा जाएगा कौन है, तो एल्वियोलाई है, ठीक है। जब मनुष्य नाक के द्वारा श्वास लेता है तो हवा गले में ट्रेकिया नामक अंग में आती है, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रेकिया कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको ब्रोंकियोल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहती है, जिसे ओलिव ओली कहते हैं, ठीक है। तो ये गैसीय विनिमय वाला स्थल आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जिस श्वसन को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे या पढ़े होंगे तो अभी ऊपर ही बताया है कि 4% है, सॉरी, और वातावरण में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। या बॉडी की से जब बाहर आती है तो यह 4% हो जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वायुमंडल में प्राकृतिक तौर पर वर्तमान में 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जबकि मनुष्य श्वास छोड़ने के दौरान जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है उसे लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला, बस इसमें इतने ही सवाल थे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा तो न, ये सेंसर ऑर्गन में भी आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मस्तिष्क 1 मिनट छोड़ते हैं, हृदय तो ये भी करेगा, नेत्र ये भी करेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। मस्तिष्क में कोई वो नहीं होता।
ठीक है, इसको देखते हैं। तो सुई चुभने पर मानव के शरीर के मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसे मात्र या नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, इसलिए शरीर दर्द महसूस करता है।